हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज का जो हमारा टॉपिक होगा डी ब्लॉक के अंदर आयनिक रेडियस, जो इसकी सेकंड प्रॉपर्टीज थी आयनिक रेडियस। सबसे पहले हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में किया था ट्रांजिशंस एलिमेंट होते क्या हैं, इन ट्रांजिशंस एलिमेंट कि क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी। चार इसके अंदर हमने सीरीज की थी। पहली सीरीज कौन सी थी? 3D सीरीज, फिर 4D सीरीज, फिर 5D सीरीज एंड लास्ट में क्या थी? 6D सीरीज। 3D सीरीज जिसको हमने फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कहा था, 4D सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, 5D थर्ड ट्रांजिशन सीरीज और जो 6D था वो था फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। 3D सीरीज 21 to 30, 4D सीरीज 39 to 48, 5D सीरीज 57 72 to 80 और 6D सीरीज 89 104 to 112। ठीक है, ये चार सीरीज हमने स्टडी की थी और हमने इसकी एटॉमिक रेडियस के बारे में, जो इसकी पहली प्रॉपर्टी थी, हमने वो स्टडी की थी। एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होती है कुछ एक एलिमेंट्स तक, उसके बाद में एटॉमिक जो रेडियस है वो कांस्टेंट रहती है और फिर इंक्रीज होती है, क्योंकि यहाँ पे जो शील्डिंग इफेक्ट था, उस शील्डिंग इफेक्ट के कारण अगर शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा प्रेफर करता है जेड जो था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के, तो उसमें रेडियस इंक्रीज हो रही थी। बट अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा इफेक्ट करता है तो जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या हो रही थी? डिक्रीज। और दोनों अगर सिमिलर हैं तो उसमें जो एटॉमिक रेडियस था वो कांस्टेंट था। टॉप टू बॉटम भी एटॉमिक रेडियस 3D से 4D की इंक्रीज होती है ड्यू टू एडिशन ऑफ सेल, बट 4D और 5D की जो एटॉमिक रेडियस है वो सेम थी ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर? या पुअर शील्डिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल। जो आयनिक रेडियस है उसका भी ट्रेंड बिल्कुल सेम है एटॉमिक रेडियस की तरह, क्योंकि जो आयनिक रेडियस है वो भी सेम उसी इफेक्ट पे डिपेंड करता है जिस पे एटॉमिक रेडियस का रहा था। मींस लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रही थी, कुछ एक दूरी पे जाके वो फिर कांस्टेंट हो गई, देन इंक्रीज हुई थी और टॉप टू बॉटम इंक्रीज हुई थी। बट 4D और जो 5D का साइज था वो क्या था? सेम था ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। थर्ड जो इसमें प्रॉपर्टीज है वो है मेटेलिक प्रॉपर्टी। शो करेंगे कौन सी होगी मेटेलिक प्रॉपर्टी। थर्ड, मेटेलिक प्रॉपर्टीज। मेटेलिक प्रॉपर्टीज, सबसे पहले मेटल क्या होती है? मेटल वो होती है जो इलेक्ट्रॉन को लूज करती हैं, और ट्रांजिशन जो एलिमेंट है जिनके पास में एक वैकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट है और इसीलिए ये इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं। और हम कह सकते हैं कि इनकी जो आयनाइजेशन इंथैल्पी है वो क्या होती है? लो होती है। ड्यू टू लो आयनाइजेशन इंथैल्पी जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो एक मेटल की प्रॉपर्टी शो करते हैं। मीन्स हम कह सकते हैं कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो क्या होती हैं? मेटल होती हैं, और हम उन्हें ट्रांजिशंस मेटल भी कहते हैं क्योंकि इनकी जो आयनाइजेशन इंथैल्पी है वो क्या होती है? लो। और दूसरा जो ट्रांजिशन मेटल है वो एक सिंपल मेटल की तरह सारी प्रॉपर्टी शो करती हैं। मींस वो हार्ड होती हैं, वो डक्टाइल होती हैं, वो मेलेबल हैं, उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है, उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। और क्यों होती है, उनकी हार्डनेस क्यों होती है, ये भी नोट कर लें। जो ट्रांजिशंस मेटल है वो हार्ड होती है ड्यू टू अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर आपको याद हो कि हमने जो 3D सीरीज की थी, स्कैंडियम, टिटेनियम, वनेडियम,
क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, और निकल के बाद में क्या था, कॉपर, एंड देन लास्ट जिंक। इसमें जो अनपेड इलेक्ट्रॉन था वो 1 था, 2 था, 3, 6 एंड 5, 4, 3, 2, 1, 0। सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं, क्रोमियम में। जिसमें जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतने ज्यादा केमिकल बॉन्ड फॉर्म करेगा, और जिसके कारण इसकी जो हार्डनेस है वो उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि जितने केमिकल बॉन्ड फॉर्म होंगे उतनी ज्यादा इसमें क्या होगी, हार्डनेस होगी। और अगर हम बात करें ट्रांजिशन एलिमेंट की, तो इसमें सबसे हार्ड एलिमेंट कौन कौन से हैं, जिसमें जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज्यादा वो हार्डनेस शो करेंगे, और उसकी जो एटॉमिनाइजेशन एंथैल्पी है वो भी क्या होती है, ज्यादा होती है। देखो क्या होता है, क्रोमियम, और क्रोमियम के साथ में मोलिब्डेनम, और मोलिब्डेनम के साथ में टंगस्टन। अगर हम बात करें 3D में क्रोमियम है, 4D में मोलिब्डेनम, 5D में टंगस्टन। टंगस्टन जो सबसे हार्ड है, और इसमें बल्ब के हम फिलामेंट बनाने में भी टंगस्टन को यूज करते हैं, क्योंकि इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई है। ड्यू टू मैक्सिमम अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने ज्यादा इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, ये जो मेटल हैं वो उतनी ज्यादा हार्ड होंगी, और जितनी ज्यादा हार्ड होंगी उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी उतना क्या होगा, हाई होगा। मीन्स अगर हम इसकी 4th प्रॉपर्टीज देखें, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करेगा, इसकी हार्डनेस पे। जितनी ज्यादा ये हार्ड होंगे इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा, और इनकी जो हार्डनेस है वो डिपेंड कर रही है इनके अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। मींस क्रोमियम 3D सीरीज के अंदर सबसे ज्यादा हार्ड एलिमेंट है, ड्यू टू हैव मैक्सिमम अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और हमने ये अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले थे, क्रोमियम जिसका एटॉमिक नंबर 24, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, 3d5 4s1, मीन्स 3D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5, और S में कितने थे, 1, और ये 6 के 6 अनपेड थे। बात करें मैग्नीज जिसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d5 4s2, इसमें ये 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन शो करता है। और जो सब्सटेंस जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन शो करेगा उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उतना हाई होगा, और वो उतना ज्यादा क्या होगा, हार्ड होगा। मीन्स जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करती है, ड्यू टू लेस आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड ड्यू टू वैकेंट d ऑर्बिटल, और जिसके कारण वो इजिली अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। और हम कह सकते हैं कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, डक्टाइल होते हैं, मेलेबल होते हैं, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है उसकी, और दूसरा जो हार्डनेस है उसकी, जो हार्डनेस है वो काफी ज्यादा होती है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होता है। और इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करेगा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पे, और नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे हार्डनेस उतनी ज्यादा होगी। तो ये थी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टीज है वो नोट करें, वो है डेंसिटी। 5th डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है 5th, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। अब एक बात बताइएगा कि जब स्कैंडियम से टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, और मैग्नीज के बाद में आयरन, निकल, कोबाल्ट, आयरन के बाद में कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। इसका एक लर्निंग ट्रिक भी हमने किया था। सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में
फिर या और कोई नया कप जीतेगा, तो इसके अंदर इसकी डेंसिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है? हमें पता है कि यहां तक साइज क्या हो रहा था, डिक्रीज। मींस अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा था तो डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज। अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज। मींस स्केंडियम से लेके मैग्नीज तक डेंसिटी क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। डेंसिटी क्या हो रही थी, इंक्रीज। बट ये कंप्लीटली यहां तक क्या होती है, जो इसकी डेंसिटी है वो इंक्रीज होती है। क्यों होती है? हमने यहां पे देखा कि यहां से यहां तक तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा था, तो डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज। और वॉल्यूम डिक्रीज होने के साथ साथ इसका जो मास है वो भी इंक्रीज हो रहा था। मास इंक्रीज हो रहा था मींस न्यूक्लियर चार्ज भी साथ के साथ क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। और यहां से यहां तक जो हमने कहा था कि जो इसकी रेडियस है वो कांस्टेंट है, वो ना तो इंक्रीज हो रही है और ना ही डिक्रीज हो रही है। बट इसका जो न्यूक्लियर चार्ज, इसका मास है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज। और जो मास है वो डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट मींस मास इंक्रीज होगा तो डेंसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। बट जिंक जिसका वॉल्यूम एकदम से इंक्रीज हुआ था, क्योंकि यहां पे इसका जो शील्डिंग इफेक्ट था वो जेड इफेक्टिव से ज्यादा प्रेफर कर रहा था, इसीलिए इसका साइज क्या हुआ था, इंक्रीज। अगर इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। बट हम कंपैरिजन करेंगे मास और वॉल्यूम में। अगर वॉल्यूम मास के कंपैरिजन ज्यादा इंक्रीज होता है, वॉल्यूम मास के कंपैरिजन ज्यादा इंक्रीज होता है तो डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज। बट अगर मास वॉल्यूम के ज्यादा कंपैरिजन ज्यादा इंक्रीज होता है तो डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज। बट डेंसिटी क्या हो रही है यहां पे, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज। बट जिंक की जो डेंसिटी है वो कॉपर से क्या होगी, कम होगी, क्योंकि यहां पे जो मास है वॉल्यूम के कंपैरिजन वो ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा, यहां पे वॉल्यूम ज्यादा इंक्रीज हो रहा था, इसीलिए इसकी डेंसिटी क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। तो ये था एक एक्सेप्शनल केस। दूसरा ये फुल्ली फिल्ड है, इसमें किसी तरह का कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, डेंसिटी इसकी डिक्रीज होती है 3D सीरीज के अंदर। और लेफ्ट टू राइट जो है वो डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। बट टॉप टू बॉटम भी डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। मींस 3D से 4D का अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो 4D की जो डेंसिटी है, 4D की डेंसिटी 3D से क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि टॉप टू बॉटम साइज तो इंक्रीज हो रहा है बट साइज के कंपैरिजन, वॉल्यूम के कंपैरिजन मास ज्यादा इंक्रीज होता है। 3D से जब हम 4D पे जाते हैं तो जो 4D का न्यूक्लियर चार्ज है उसका मास है एज ए कंपैरिजन 3D के साथ में कंपैरिजन करें तो जो 4D उसका मास, उसका न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, इंक्रीज होगा। और मास इंक्रीज होगा तो जो डेंसिटी है वो भी क्या होगी, इंक्रीज हो गई। और डेंसिटी इंक्रीज 3D से 4D पे गए तो 4D की डेंसिटी 3D से क्या होती है, ज्यादा होती है। और 5D की डेंसिटी भी 4D से क्या होगी, ज्यादा होगी। 5D की डेंसिटी 4D से क्या होगी, ज्यादा होगी। और सबसे हाईएस्ट जो डेंसिटी है वो दो एलिमेंट याद रख लें, उस इरिटेटिंग मींस ओस्मियम और इरिडियम की जो डेंसिटी है वो क्या होती है, हाई होती है। डी ब्लॉक के अंदर ओस्मियम और इरिडियम की डेंसिटी क्या है, हाई है। मींस अगर इन तीनों में कोई कंपैरिजन पूछा जाता है तो 4D की डेंसिटी 3D से ज्यादा। क्यों? क्योंकि इसका जो मास है, एटॉमिक मास या न्यूक्लियर चार्ज दोनों कह सकते हो, वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है देन 3D। और 5D की डेंसिटी 4D से ज्यादा है, क्योंकि इसका जो मास है वो 4D से क्या होगा, ज्यादा होगा। और दो एलिमेंट याद रख लें, ओस्मियम इरिडियम, इसकी जो डेंसिटी है वो क्या है, हाईएस्ट है। क्लियर है डेंसिटी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है आयनाइजेशन एंथैल्पी। नेक्स्ट है आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन
एंथैल्पी। क्या कहती है आयनाइजेशन एंथैल्पी? फर्स्ट ऑफ ऑल आयनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है? आयनाइजेशन एंथैल्पी जिसमें हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये नोट करें कि अगर कोई एलिमेंट है लाइक मैग्नीज या क्रोमियम या वनेडियम, तो हम इन कोई भी एलिमेंट है 3D 4D 5D में, तो सबसे पहले 3D और फिर क्या आ रहा है 4s, तो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग सबसे पहले s में होती है और फिर d में होती है। बट जब हम इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं तो सबसे पहले किस में लूज कर रहे हैं? s के अंदर। इसके कारण कुछ एक्सेप्शनल केस हो रहे हैं, वो भी नोट कर लेना। तो दूसरा आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसमें कौन कौन से एक्सेप्शनल केस हैं हमने ये नोट किया है पहले कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है। लेफ्ट टू राइट इंक्रीज क्योंकि लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। साइज डिक्रीज होगा तो अट्रैक्शन इंक्रीज होगी, और न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के अंदर अगर अट्रैक्शन है तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी ज्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी। बट जहां पे साइज कांस्टेंट था, साइज कांस्टेंट था, वहां पे भी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? इंक्रीज होगा। बट ये जो ट्रेंड है वो रेगुलर नहीं है। क्यों नहीं है? ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्योंकि 3D जो है वो क्या शो कर रहा है? स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करता है। क्या शो करता है? स्क्रीनिंग इफेक्ट शो कर रहा है, जिसके कारण लेफ्ट टू राइट जो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी, उसमें कुछ एक केसेस के अंदर इरेगुलरिटी शो हो रही है। वो किसके कारण है? स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण। नोट कर लें, अगर किसी तरह से भी, चाहे वो 3D है, 4D है, 5D है, सीरीज के अंदर जो कि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी थी? इंक्रीज। बट कुछ एक केसेस के अंदर जो इरेगुलरिटी शो हो रही है वो किसके कारण होगी? स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण होगी। बहुत सारे केस आपको मिलेंगे इस सीरीज के अंदर, नोट कर लेना। और वो उन सब का रीजन क्या मिलेगा आपको? स्क्रीनिंग इफेक्ट। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज से ज्यादा प्रेफर करते हैं तो वहां पे आयनाइजेशन एंथैल्पी में आपको क्या मिलने वाली है? इरेगुलरिटीज। बट यहां पे जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो नोट कर लें, वो क्वेश्चन है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। यहां पे कुछ एक एक्सेप्शनल केस है। फर्स्ट अगर हम एग्जांपल लें यहां पे क्रोमियम और मैग्नीज का, तो क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3D 5 4s1। मैग्नीज की क्या होगी? 3D 5 4s2। अगर हम बात करें इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो लूज होगा दोनों में से किस ऑर्बिटल से होगा? s ऑर्बिटल से। यहां पे जो s ऑर्बिटल जहां पे सिंगल इलेक्ट्रॉन है, बट यहां पे s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। मींस दोनों फुल्ली फील्ड हैं और हमें ज्यादा एनर्जी कहां पे अप्लाई करनी पड़ेगी? इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी मींस हमने एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना है, और 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए हम जितनी एनर्जी अप्लाई करेंगे वो उसकी क्या होगी? फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब बताइएगा फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा किसकी होगी? क्या क्रोमियम की होगी या मैग्नीज की होगी? मैग्नीज जो कि फुल्ली फील्ड है, बट यहां पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, और जो फुल्ली फील्ड या हाफ फील्ड होते हैं मींस स्टेबल होते हैं, उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? ज्यादा होती है। तो बताइएगा फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा किसकी होगी? मैग्नीज की होगी। क्यों होगी? क्योंकि मैग्नीज स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है, क्योंकि ये फुल्ली फील्ड है और इसमें से इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए एनर्जी क्या लगेगी? ज्यादा लगेगी। दूसरा सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो इसके पास
एस में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 1, और ये एक अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लूज कर दिया। तो जो सेकंड इलेक्ट्रॉन लूज होगा क्रोमियम से वो कहां से होगा 3d5 से, बट यहां पे कहां से होगा 4s1 से। 3d5 मींस ये d ऑर्बिटल क्या है, हाफ फील्ड है, और अगर हाफ फील्ड है तो ये क्या होगा, स्टेबल होगा। और अगर ये स्टेबल है तो यहां से इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए एनर्जी क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी। मींस जो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो किसकी ज्यादा होगी, क्रोमियम की ज्यादा होगी। और थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी मींस अगर ये दो इलेक्ट्रॉन को लूज कर दें तो एक S से गया है और एक कहां से गया है, D से। तो क्रोमियम के पास 3D में कितने इलेक्ट्रॉन रह गए हैं, 3d4, और यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन रह गए हैं, 3d5, क्योंकि इसके पास क्या थे, 2 थे, 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए, बाकी इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 3d5। 3d5 क्या है, हाफ फील्ड है, और हाफ फील्ड क्या होता है, स्टेबल होता है, और इसीलिए इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए एनर्जी क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी। मींस थर्ड जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो किसकी ज्यादा होगी, मैग्नीज की होगी। क्या नोट किया आपने कि जब हम इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं तो आपने सिर्फ एक ही चीज देखनी है कि इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद में कॉन्फ़िगरेशन क्या बचेगी, और वो कॉन्फ़िगरेशन में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है, क्या कोई हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड तो नहीं है। अगर हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड है तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी, क्योंकि हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड जो है वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल वो नोट करें, सेम है, और वो एग्जाम्पल है, सेकेंड जो एक्सेप्शनल केस था वो था कॉपर का, कॉपर, और दूसरा कौन है, जिंक है। कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 3d10 4s1, जिंक की 3d10 4s2, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकेंड एंड थर्ड। तो बताइएगा पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा किसकी है, यस किसकी है, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन, बट इसमें क्या है, ये पेयर्ड, पेयर्ड है तो मीन्स स्टेबल है, स्टेबल है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी इसके, हाई। सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इसने भी लूज कर दिया, इसके पास इलेक्ट्रॉन 1, बट इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3d10, 3d10 मीन्स ये क्या हो गया, फुल्ली फील्ड है, और फुल्ली फील्ड की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा। मीन्स सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा किसकी, कॉपर की। थर्ड किसकी होगी, यस थर्ड किसकी होगी, जिंक की, क्योंकि अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो इसके पास कितने बचेंगे बाकी, 3d10। और थर्ड जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो किसकी ज्यादा होगी, जिंक की होगी। तो ये 3 जितने भी एक्सेप्शनल केस हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी से रिलेटेड नोट कर लें। आपने जब इलेक्ट्रॉन को लूज करना है तो वो एस से करना है। पहला इलेक्ट्रॉन कहां से लूज होगा, एस से होगा, और एस जब बिल्कुल खाली हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव होंगे, डी से होंगे। और आपने देखना है कि कोई हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड मीन स्टेबल तो नहीं है, और स्टेबल से इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो उनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो क्या होती है, हाई होती है। लेफ्ट टू जो राइट का ट्रेंड था वो इंक्रीज होती है, बट कुछ एक केसेस के अंदर वो इरेगुलरिटी शो करता है ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्लियर है, वो नोट कर लें। थर्ड मैंने एक एग्जांपल दिया था, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होता है, कहां से कहां तक, 3D से 4D तक। जब हम गए साइज इंक्रीज मींस जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो डिक्रीज होगी, बट 4D और 5D का जो साइज है वो क्या होता है, सेम होता है। नोट कर लें, 4D से 5D का साइज क्या होता है, सेम। और मैंने इसके लिए कॉइनेज मेटल का एग्जांपल लिया था कॉपर, सिल्वर और गोल्ड का, या जिंक, कैडमियम, मरकरी। कॉपर से सिल्वर तक गए, सिल्वर का साइज कॉपर से बड़ा मींस इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, लेस। तो कॉपर की आयनाइजेशन एंथैल्पी सिल्वर से क्या थी, ज्यादा थी, बट गोल्ड का और सिल्वर का साइज सेम था।
सेम साइज था बट इसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा था, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, मास ज्यादा होगा, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगी, इसकी ज्यादा होगी। और इसके लिए जो ट्रेंड होगा वो क्या होएगा, गोल्ड की आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है, देन कॉपर, देन सिल्वर। और सेम यही ट्रेंड चलेगा, सबसे ज्यादा किसकी होगी, मरकरी की, फिर किसकी होगी, जिंक की, फिर किसकी होगी, कैडमियम की। ध्यान कर लें, 3D से 4D पे गए, साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज, बट 4D और 5D का साइज सेम, और आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज नहीं होगी, ये ध्यान रख लेना। और या आयनाइजेशन एंथैल्पी सेम नहीं होगी, 4D और 5D का साइज सेम है, इट मींस इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी सेम नहीं है। 5D में न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है और जिसके कारण इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए एनर्जी भी क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी। और 5D के एलिमेंट की आयनाइजेशन एंथैल्पी 3D के एलिमेंट से भी क्या है, ज्यादा है। ये एक इरेगुलर ट्रेंड है, ये भी कर लें नोट। इंपॉर्टेंट है आयनाइजेशन एंथैल्पी 3D, 4D, 5D और लेफ्ट टू राइट का जो इरेगुलरिटी थी वो स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण थी। 5D और 4D का जो साइज सेम था ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, और ये पुअर शिल्डिंग हो रही थी 4F की, उसके कारण इन दोनों का साइज सेम हुआ था। बट आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो ट्रेंड है वो इरेगुलरिटी शो हो रही है, वो भी करें नोट। क्लियर है, आज के लिए इतनी ही प्रॉपर्टीज हैं। नेक्स्ट होगा ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर।